Hello everyone. Today we are going to study microbiology, microbiology in one shot. Okay? तो आज हमें ना मतलब जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है वो हम कवर करेंगे वन शॉट के अंदर. ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट गेट स्टार्ट. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की. तो कल्चर मीडिया हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम कल्चर मीडिया की बात करते हैं. तो कल्चर मीडिया जो होता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे. ए कल्चर मीडिया इज ए लिक्विड और जेल डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल. तो कल्चर मीडिया क्या होता है? लिक्विड भी हो सकता है और जेल भी हो सकता है जो कि डिजाइन किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए. तो एक कल्चर मीडिया इज ए लिक्विड और जेल डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल. इसके डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है बट इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में अवेलेबल होता है. तो लिक्विड और जेल दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है. अब बात करते हैं इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट की. तो इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन. पेप्टोन पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन को पेप्टोन बोलते हैं. मीट एक्सट्रैक्ट, ब्लड और सीरम, अगार. ठीक है. अब ब्लड किसका होता है? आप सोचेंगे ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है. तो ब्लड और जो सीरम होता है वो शिप का होता है. ठीक है. अगार अगार क्यों यूज करते हैं? अब ये वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट ये सब क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में है. अब अगर हमें किसी मीडिया को सॉलिडिफाई करना है तो उसके लिए हम अगार का यूज करेंगे. तो अगार किस लिए काम आता है? सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में काम आता है. तो धीरे धीरे समझते जाना सब कुछ. कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना. एक एक स्टेप मैं अच्छे से समझाऊंगी. आज आराम से टाइम लेके समझेंगे. अब टाइप्स ऑफ मीडिया की बात करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं. मैं साथ साथ में ये भी बताऊंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है. तो बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, इनरिच्ड मीडिया, ये देखिए, इनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इंडिकेटर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, शुगर मीडिया. इन सब के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें अभी याद करेंगे साथ साथ में. ठीक है. तो इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, इन दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो इसको ध्यान रखना है आपको. इनरिचमेंट मीडिया और सेलेक्टिव मीडिया सेम होते हैं. बस इनरिचमेंट मीडिया लिक्विड होता है और सेलेक्टिव मीडिया सॉलिड होता है. ये दोनों सेम होते हैं. इनरिच्ड मीडिया और इनरिचमेंट मीडिया इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है. सिर्फ स्पेलिंग थोड़ा सा सेम प्रोनाउंस हो रहा है. ठीक है. तो सबसे पहले हम आते हैं इनरिच्ड मीडिया. इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? इसके अंदर ब्लड होता है. इनरिच्ड मतलब भाई पौष्टिक तत्वों से भरपूर, न्यूट्रिशियस चीजों से भरपूर है. ये इनरिच्ड है. ठीक है. जैसे कि ब्लड हो गया, सीरम हो गया, एग हो गया. बेसल बेसल मीडियम तो होगा ही, वाटर वगैरह सब होगा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट हमने बात किया था. उसके अलावा ब्लड, सीरम और एग भी एडिशनल होता है. इनरिच्ड मीडिया का एग्जाम्पल है ब्लड अगार जिसके ऊपर स्ट्रेप्टोकोकस का कल्चर हम करते हैं. चॉकलेट अगार, हीटेड ब्लड अगार को हम चॉकलेट अगार कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है. लोफलर सीरम स्लोप. ठीक है. तो हमें इनरिच्ड मीडिया के 3 एग्जाम्पल है. ब्लड अगार क्योंकि इसके अंदर ब्लड होता है, चॉकलेट अगार जिसको हीटेड ब्लड अगार बोलते हैं, थर्ड है लोफलर सीरम स्लोप. ठीक है. आई होप समझ में आ रहा होगा. अब बात करते हैं इनरिचमेंट मीडिया की. इनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है ना, कंटेन स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी सब्सटेंस. इनरिचमेंट मीडिया में क्या होता है, या तो ऐसी कोई सब्सटेंस डालेंगे जो कि हमें है ना एक बैक्टीरिया को कल्चर करना है बट उसके साथ साथ बहुत सारे बैक्टीरियाज कल्चर हो सकते हैं, अनवांटेड बैक्टीरियाज. तो हमें उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए इनहिबिटरी सब्सटेंस डालने पड़ेंगे. और जिस बैक्टीरिया को हम ग्रो करना चाहते हैं उसके लिए हम स्टिमुलेटिंग सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं. तो इनरिचमेंट मीडिया में हम स्टिमुलेटिंग या इनहिबिटरी सब्सटेंसेस का यूज करते हैं. और सेम हम सेलेक्टिव मीडिया में भी ऐसे ही करते हैं. पर जो इनरिचमेंट मीडिया होता है वो लिक्विड होता है और सेलेक्टिव मीडिया जो होता है हमारा वो सॉलिड मीडिया होता है. ठीक है. तो हम सबसे पहले इनरिचमेंट मीडिया के एग्जांपल्स की बात करते हैं. तो इसका एग्जांपल है टेट्राथियोनेट ब्रोथ. ब्रोथ वर्ड जहां भी आपको दिखे इसका मतलब होता है लिक्विड. और लिक्विड कहाँ है? हमारा इनरिचमेंट में है. टेट्राथायोनेट ब्रोथ. टाइफाइड, पैराथाइफॉइड, बेसिलाई, ये याद रखना. ठीक है. क्योंकि टाइफाइड, टाइफाइड के बारे में मैं आगे पढ़ाऊंगी. इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में.
सेलेनाइट ब्रोथ, डिसेंट्री, बेसिलाई, ठीक है। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर विब्रियो कोलेरी, पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इनरिचमेंट मीडिया के एग्जाम्पल है टेट्राथायोनेट ब्रोथ, सेलेनाइट ब्रोथ, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ठीक है। नाउ कम्स टू सिलेक्टिव मीडिया, ये सेम होता है बस सॉलिड मीडिया होता है ये, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल है डीसीए, एलजे मीडिया, मैकोंकी मीडिया। तो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं, डीसीए, एलजे मीडिया, मैकोंकी मीडिया। इंडिकेटर मीडिया की बात करें तो मीडिया कंटेन एन इंडिकेटर विच चेंजेस कलर व्हेन ए बैक्टीरिया ग्रोज इन देम, जैसे कि विल्सन एंड ब्लेयर, जो कि साल्मोनेला टाइफी ग्रो करता है तो ब्लैक कलर देता है, ठीक है। मैक्लियोड्स मीडियम, डिप्थेरिया ग्रो करता है तो ब्लैक कलर देता है। ऐसे ऐसे इंडिकेटर मीडिया मतलब कलर प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तब। डिफरेंशियल मीडिया भी कुछ इसी टाइप का होता है, इसके अंदर आते हैं मैकोंकी मीडिया, लैक्टोज फर्मेंटर, अलग अलग टाइप की। डिफरेंशियल मतलब एक बैक्टीरिया उसी को मतलब उसी कल्चर मीडिया के ऊपर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा डिफरेंट कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक दूसरे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके कलर के बेसिस के हम ऊपर उसके ऊपर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है। मैकोंकी मीडिया, लैक्टोज फर्मेंटर, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। एक्सएलडी मीडिया, टीसीबीएस, तो क्या था, मैकोंकी मीडिया, एक्सएलडी, टीसीबीएस, ये है डिफरेंशियल मीडिया। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नाउ कम्स टू ट्रांसपोर्ट मीडिया। अब हमारा ट्रांसपोर्ट मीडिया क्या होता है, एक जगह से कोई हमें चीज दूसरी जगह पे लेके जानी है तो हम ट्रांसपोर्ट मीडिया का यूज करेंगे, जैसे कैरी ब्लेयर मीडिया, ठीक है। कैरी ब्लेयर हो गया हमारा, स्टुअर्ट हो गया, वीआर मीडियम हो गया, वेंकेटस रमन, ठीक है। विब्रियो के लिए यूज किया जाता है वीआर, ठीक है। एल्कलाइन पेप्टोन, विब्रियोस वाटर। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यही लिख रखे हैं मैंने, ये याद करने पड़ेंगे, जैसे कि कैरी ब्लेयर, स्टुअर्ट, वीआर फ्लूइड, एल्कलाइन पेप्टोन, ठीक है। अब बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इससे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेनली क्या आता है ना, सेल वॉल से क्वेश्चन आते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल, ठीक है। तो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी की बात करें हम तो सेल वॉल क्या होती है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है वरना सबके अंदर प्रेजेंट होती है, उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन दोनों में होता है, बस थिकनेस का डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया बाय डिग्रेडिंग सेल वॉल। अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, वो क्या करती है ना, बैक्टीरिया को किल करती हैं बाय डिग्रेडिंग द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल की बात करें तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव सेल में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ साथ टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। याद रखना है ये सब जो मैं बता रही हूँ। ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसकी थिकनेस कम होती है, उसके अलावा लिपोपोलीसेक्राइड होता है जो इसको एंडोटॉक्सिन भी बोलते हैं। तो मान लीजिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हमारी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाद को थोड़ा सा स्पेस है, उसके बाद हमारी पेरिप्लाज्मिक, फिर हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन है। मतलब दोबारा से मैं एक बार बताती हूँ, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये हमारी जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बाहर एक हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहेंगे, जिसके अंदर पीजी प्रेजेंट होते हैं हमारे पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। समझ आ गया ना, तो ये था। अब कैप्सूल के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। ये एक निमोनिक बता रखा है, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। फ्लैजिला वगैरह कितने होते हैं, तो टोटल है ना सिर्फ 10 हमारे बैक्टीरिया है जिनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ना। आगे थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे, ये एमसीक्यू के लिए है, इसमें थ्योरेटिकल हमारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन से पूछा नहीं जाता है इतना, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। प्लाज्मोडियम जो है हमारा, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरिया कोज करता है। इसकी 4 स्पीसीज होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसको हम याद कर सकते हैं वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर, वी से वेरी से वाइवेक्स, फैंटास्टिक से फैल्सीपेरम,
मेडिकल से मलेरी, ऑफिसर से ओवेल। तो ऐसा ट्रिक बनाया है मैंने, वेरी फैंटास्टिक मेडिकल ऑफिसर। ओके, तो वाइवेक्स, वाइवेक्स से क्या होगा, यंग आरबीसी। इसके अंदर ये जो वाइवेक्स मलेरी है हमारा, वाइवेक्स वाला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये यंग आरबीसी को अफेक्ट करता है। फाल्सीवेरम ओल्ड एजेस की आरबीसी को इफेक्ट करता है, मलेरी ओल्ड आरबीसी को, ओवेल यंग आरबीसी को। ठीक है, साइकिल की बात करें तो मतलब फीवर की साइकिल, एक साइकिल जो आरबीसी के अंदर ये कंप्लीट करता है, ये कितने घंटे में कंप्लीट करता है, तो लगभग सारे के सारे जो है 48 आवर्स में कंप्लीट करते हैं हमारे। बस जो प्लाज्मोडियम मलेरी है हमारा, ये 48 आवर्स में, सॉरी प्लाज्मोडियम मलेरी है वो 72 आवर्स में करता है। ठीक है, तो याद रखना है, एक साइकिल जब कंप्लीट होती है उसके बाद क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, फीवर, चिल्स वगैरह ये सब आता है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करें, आरबीसी के अंदर क्या क्या करता है ये, तो अर्ली ट्रोपोजोइड और रिंग फॉर्म बनाता है, फिर ट्रोफोजोइड, लेट ट्रोफोजोइड। ठीक है, साइजोन्ट, मीरोजोइड्स, गैमेटोसाइट, तो ये पूरा साइकिल चलता है हमारा। ठीक है, तो अर्ली ट्रोफोजोइट इन फाल्सीफेरम इज हैविंग डबल रिंग नोन एज अकोल। ठीक है, जो कि क्रिसेंट शेप के होते हैं इन फाल्सीफेरम, क्रिसेंट को सिकल शेप भी बोल देते हैं हमारे। ठीक है, फाल्सीफेरम का एक खास बात है, तो इसको याद रखना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ये हमारा पैथोजेनेसिस है। ओके, अभी हमारे अंदर कैसे जाएगा, एनोफिलोस, एनोफिलोस जो फीमेल मॉस्किटो है वो हमको बाइट करता है, फिर उसके थ्रू अंदर जाता है। तो लाइफ साइकिल की बात करते हैं, इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ह्यूमन, स्पोरोजोइट एंटर ब्लड, रीच लीवर सेल, मल्टीप्लाई टू फॉर्म मीरोजोइट, हिप्नोजोइट्स। ठीक है, हिप्नोजोइट क्या करता है, रिलैप्स कोज करता है। मीरोजोइट एंटर आरबीसी, उसके बाद क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले मीरोजोइट, फिर अर्ली ट्रोफोजोइट, लेट ट्रोफोजोइट, फिर साइजोन्ट बनेगा। ठीक है, आरबीसी रप्चर, फिर फीवर आएगा, चिल्स आएगा, स्वेटिंग आएगा, रिलीज ऑफ मीरोजोइट, दोबारा से रिलीज होगा, गैमेटोसाइट्स बनेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा दोबारा से, एक हेल्दी मॉस्किटो आके इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करेगा। उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा मॉस्किटो के अंदर, स्पोरोजोइट फॉर्म करेंगे और माइग्रेट टू सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो इन्फेक्ट अनदर पर्सन। ठीक है, आई होप ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा आपको। अब बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 10 to 14 डेज इन वाइवेक्स, फाल्सीपेरम और ओवेल। मलेरी के अंदर क्या है ना, 28 to 30 डेज। अब एक बात याद रखना है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी मलेरी में डिफरेंट है, और इसका जो लाइफ साइकिल था इस प्लाज्मोडियम का वो भी डिफरेंट था, है ना। इसका 72 आवर्स में क्लिनिकल सिम्टम शो करता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर क्या है, फेब्राइल पैरोक्सिज्म, फेब्राइल पैरोक्सिज्म इट कंप्राइज ऑफ 3 स्टेजेस। क्या क्या, सबसे पहले आती है कोल्ड स्टेज, बंदे को बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, इंटेंस कोल्ड। दूसरा आता है हॉट स्टेज, जिसके अंदर डेवलप होगा हाई फीवर। थर्ड आता है स्वेटिंग स्टेज, प्रोफ्यूज स्वेटिंग होगी। सबसे पहले ठंड लगेगी उसको, उसके बाद वो बहुत गर्म पड़ जाएगा, उसके बाद उसको स्वेटिंग होगी, जो फीवर उतर रहा होगा। स्वेटिंग सॉरी हेडेक भी होगा उसको, बॉडी एक भी होगा, नोजिया वोमिटिंग होगी, एनीमिया होगा, स्प्लीनोमेगाली होगा। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, पर्नीशियस मलेरिया हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है, शॉक और कोमा जैसी कंडीशंस भी आ सकती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मा पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपैरिजन टू माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया में आर्टिमिसिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, एसीटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, आर्टिसिमन बेस्ड आर्टिमिसिनन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। वाइवेक्स और ओवेल की बात करें तो क्लोरोक्विनोन प्लस प्रीमाक्विन दे सकते हैं। सीवियर मलेरिया की बात करें तो आईवी आर्टिसोनेट दे सकते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं अब हम, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल, ये पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। खाली बोल देते हैं कि मलेरिया का लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखो, तो क्या क्या लिखोगे, इसीलिए मैंने ये 6 पॉइंट लिखे हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे हम, तो उसमें क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। तो 2 टाइप के स्मीयर बनेंगे, एक थिक स्मीयर बनेगा, एक बनेगा हमारा थिन स्मीयर। थिक स्मीयर में क्या होगा, डिटेक्ट पैरासाइट। थिन स्मीयर में क्या होगा, आइडेंटिफाई स्पीसीज। ठीक है, फ्लोरोसेंट, दूसरा क्या करेंगे, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी करेंगे। थर्ड हम करेंगे क्यूबीसी टेस्ट, क्यूबीसी के बारे में आगे बताऊंगी मैं। ठीक है, फोर्थ करेंगे सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, डिटेक्ट एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्लाज्मोडियम इन पेशेंट ब्लड, अलाइजा की हेल्प से। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करेंगे, डिटेक्ट मलेरिया
एंटीजेंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर मेथड में पीसीआर कर सकते हैं जो कि हाईली सेंसिटिव होता है। अब मैंने बोला था क्यूबीसी की बात करते हैं, तो क्यूबीसी क्या होता है, क्वांटिटेटिव बफी कोट। ब्लड इज कलेक्टेड इन अ स्पेशल कैपिलरी ट्यूब कंटेनिंग एक्रीडाइन ऑरेंज फ्लोरोसेंट डाई। ट्यूब इज सेंट्रीफ्यूज। मलेरिया पैरासाइट ग्लो अंडर ए फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अगर मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट होगा कैपिलरी ट्यूब के अंदर तो वो क्या होगा, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो ग्लो करेगा, ठीक है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के अंदर। अब ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये हमारा माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, माइकोबैक्टीरिया इन्फेक्शन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस जो है हमारा वो एक क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू कोज किया जाता है। इट मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। पर अब कोई पूछ सकता है आपसे, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि क्या ये सिर्फ लंग्स को इफेक्ट करता है? नो, इट इफेक्ट मेनी सिस्टम्स, मेनी ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऑल्सो कॉल्ड कोच बैसिलस। कोच बैसिलस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था वो कोच साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम कोच था। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इट इज रोड शेप बैसिलस, एसिड फास्ट बैसिलस, नॉन मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कैप्सूल किसके ऊपर है, स्पोर किसके ऊपर है, मोटाइल है या नहीं। तो इसके लिए मैं है ना, अगर आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए। अगर आपको चाहिए कि कितने ऑर्गेनिज्म विद ट्रिक के साथ बनाऊंगी, स्पोर फॉर्मिंग है, कितने कैप्सुलेटेड है, कितने मोटाइल है, कितने नॉन मोटाइल है, ठीक है, ये मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं। ट्रांसमिटेड बाय इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होता है ना, इसका जो साइज होता है वो होता है लेस देन 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। जनरेटेड वाइल कफिंग और स्नीज बाय इन्फेक्टेड पेशेंट्स, ठीक है। बेसिलरी लोड कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10⁴ बेसिलाई पर ml इन स्पूटम इज रिक्वायर्ड फॉर एन इफेक्टिव ट्रांसमिशन। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफ करता है, स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इनहेल्ड हो जाती है दूसरे पर्सन के थ्रू। बैक्टीरिया रीच एल्वियोलाई। मैक्रोफेजेस इनगल्फ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इनसाइड मैक्रोफेज। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा, सीजस नेक्रोसिस होगा, लेटेंट टीबी या एक्टिव टीबी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पल्मोनरी टीबी में क्या होगा ना, परसिस्टेंट कफ होगा मोर देन 2 वीक्स, फीवर होगा, स्पेशली इवनिंग डाइज, नाइट स्वेट्स होंगे, वेट लॉस होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, चेस्ट पेन होगा, हीमोपेटाइसिस। हीमोपेटाइसिस का मतलब होता है ब्लड इन द स्पूटम। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करें तो लिम्फ नोड स्वेलिंग होगी, टीबी मेनिंजाइटिस होगा, इंटेस्टिनल टीबी, ठीक है, जेनाइटो यूरिनरी टीबी, ये सब टीबीज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या है हमारा, हम सबसे पहले स्पेसिमेन लेंगे स्पूटम का। स्पूटम का कब कब लेंगे, एक तो अर्ली मॉर्निंग में लेंगे और एक ऑन द स्पॉट लेंगे जब पेशेंट आया है। देखिए ये मैंने ना बहुत अच्छे से लिखा है इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो हर लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ट्राई कीजिए, सबसे पहले स्पेसिमेन लिखिए, दूसरे नंबर पे माइक्रोस्कोपी, तीसरे नंबर पे कल्चर, चौथे नंबर पे मोलिकुलर टेस्ट। ये सब एक सीक्वेंस वाइज अगर आप लिखेंगे ना तो आपको भी ध्यान में रहेगा हमेशा कि कैसे लिखना है और क्या चीज लिखनी है, ठीक है। और एग्जामिनर को भी बहुत इजी वे में अगर दिखेगा, रिप्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा ना, तो मार्क्स भी अच्छे स्कोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो स्पेसिमेन की बात हमने कर ली है। नंबर सेकंड इज माइक्रोस्कोपी, तो जेड एन स्टेन करेंगे। जेड एन स्टेन मतलब जीन नेल्सन स्टेन। एसिड फास्ट बेसिलाई होता है, ये लॉन्ग सिलेंडर रोड बीडेड रेड कलर्ड हमको दिखेगा एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। ट्यूबरकल बेसिलाई अपीयर ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड, तो कैसा दिखेगा, ब्राइट ब्रिलियंट ग्रीन, ठीक है। कल्चर की बात करें तो एल्जे मीडियम हम गोल्ड स्टैंडर्ड है, एल्जे मीडिया हमारा लोन्स्टिंग जेंसन। कॉलोनीज कैसी होंगी, रफ टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनीज, ये याद रखना, रफ टफ एंड बफ कलर्ड। कल्चर कैसे करेंगे, एल्जे मीडिया या MGIT, ठीक है। एल्जे मीडिया में कैसी कॉलोनीज होगी, रफ टफ एंड बफ कलर्ड कॉलोनीज। इंक्यूबेशन की बात करें तो 6 to 8 वीक्स का इंक्यूबेशन हम कर सकते हैं, ठीक मत सॉरी होता है, इसका टाइम लगता है इतना। लिक्विड कल्चर सिस्टम की बात करें तो MGIT को हम यूज कर सकते हैं। इसका एक बेनिफिट है एल्जे मीडिया के ओवर में, ठीक है। एल्जे मीडिया से बेटर है ये क्योंकि ये 3 वीक्स इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है और एल्जे मीडिया का होता है 6 to 8 वीक्स। मॉलिक्यूलर टेस्ट की बात करें तो CBNet, जीन एक्सपर्ट, PCR, लाइन प्रोब, ऐसे ये सब हम कर सकते हैं। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की बात करें तो मॉन्टेक्स टेस्ट, डिटेक्ट टीबी इन्फेक्शन, नोट एक्टिव डिजीज, ठीक है। चेस्ट एक्सरे हमें लंग लीजन्स दिखाएगा जिससे कि सजेस्ट हो सकता है कि ये टीबी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉट स्ट्रेटेजी,
इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है फार्माकोलॉजी में, वो पूरा आप ध्यान से पढ़िएगा। फार्मा में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसका वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन में मिल जाएगा आपको, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, आइसोनियाजाइड HRZE। इधर मैं थोड़ा ही बताऊंगी। H का मतलब होता है आइसोनियाजाइड, R का मतलब होता है रिफाम्पिसिन, Z का होता है पैराजिनामाइड, E का होता है इथाम्बिटोल। 2HRZE + 4HR मतलब 2 मंथ चारों चलेगा, 4 मंथ हमारा HR, टोटल 6 मंथ का ये हमारा ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द टाइफॉइड। आई होप समझ में आ रहा होगा सारा, जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ, बट कहीं पर भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नाउ कम्स टू द टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? साल्मोनेला जीनस साल्मोनेला टाइफी इसका मेन मेंबर है जो इसको कोज करता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की अगर इसकी बात करें हम, तो साल्मोनेला 2 टाइप में डिवाइड होता है, टाइफाइडल साल्मोनेला, नॉन टाइफाइडल। टाइफाइडल दोबारा से 2 में डिवाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी है, ये सिर्फ ह्यूमन होस्ट तक ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं और ये एंटेरिक फीवर कोज कराते हैं। पर नॉन टाइफाइड साल्मोनेला है वो कोलोनाइज कर सकता है मैमल, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैनी एनिमल्स को, ठीक है। मॉलिक्यूलर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जीनस साल्मोनेला, इसकी 2 स्पीसीज हैं, एंटेरिका एंड बेनगैरी। 6 सब स्पीसीज हैं इसकी एंटेरिका की। फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू सीरोटाइप बेस्ड ऑन O and H एंटीजन, ओके। एंटीजन O एंड एंटीजन H की बात करते हैं अब हम। तो O एंटीजन क्या होता है? हीट एंड अल्कोहल स्टेबल होता है। H एंटीजन होता है वो हीट एंड अल्कोहल लबाइल होता है, मतलब इजिली डिग्रेडेड, डिस्टर्ब हो जाता है H एंटीजन, ठीक है। O एंटीजन, O एंटीबॉडी अपीयर लेटर देन HAB। तो H एंटीबॉडीज पहले अपीयर होती हैं, O एंटीबॉडीज बाद में अपीयर होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। H antibodies appear early and persist for several months, ठीक है। अब VI एंटीजन की बात करें तो कैप्सुलर एंटीजन है ये, हेल्प बैक्टीरिया एस्केप फैगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया की हेल्प करता है कि वो फैगोसाइटोसिस से बच सके। कंक्लूजन क्या होता है इनके बेसिस पे? अगर इफ बोथ O एंड H एंटीबॉडी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो इसका मतलब है उस पेशेंट को रिसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, क्योंकि H क्या होती है ना, अर्ली अपीयर होती है। तो अगर दोनों प्रेजेंट है मतलब रिसेंट इन्फेक्शन है। अगर ओनली H प्रेजेंट है तो मतलब, क्योंकि एक चीज तो है H पहले भी आती है और लास्ट तक रहती है, तो इफ ओनली H एंटीबॉडी प्रेजेंट तो इसका मतलब है रिमोट इन्फेक्शन है। मॉर्फोलॉजी की बात करें इसकी तो ये एंटेरोबैक्टीरियसी फैमिली का है, ग्राम नेगेटिव बैसिलस है, मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, नॉन कैप्सुलेटेड है, ओनली VI एंटीजन प्रेजेंट होता है, फैकल्टेटिव एनएरोब है, ऑक्सीडेज नेगेटिव, कैटालाइज पॉजिटिव है। तो आई होप समझ आ रहा होगा ये आपको, ओके। बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस की, तो ये इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस में क्या क्या होगा इसका? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर हमने लिया, साल्मोनेला टाइफी करेगा, रीच स्मॉल इंटेस्टाइन में, सर्वाइव करेगा वहां स्टोमक एसिड को, अटैच टू एम सेल ओवर पियर्स पैचेस इन इलियम। एम सेल्स जो होते हैं वो पियर्स पैचेस में प्रेजेंट होते हैं इन इलियम, passes through M cell into underlying lymphoid tissue, engulfed by macrophages, survive and multiply inside macrophages, ट्रेवल टू मिजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, प्राइमरी बैक्टीरिया होगा जब वो ब्लड स्ट्रीम में जो ये बैक्टीरिया एंटर करेगा, रिचेज लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड गोल ब्लेडर, मल्टीप्लाई फर्दर इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, सेकेंडरी बैक्टीरिया होगा। इसके बाद क्लिनिकल सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे जैसे कि हाई फीवर, हेडेक, रोड स्पॉट्स, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली और टाइफाइड फीवर, ओके। रोड स्पॉट्स इंपॉर्टेंट है, लिखना है, जरूर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं, हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। तो क्लिनिकल सिम्टम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टेप लैडर पैटर्न फीवर। फीवर राइजेस ग्रेजुअली टू ए हायर लेवल विद एवरी स्पाइक। स्टेप लैडर का मतलब क्या होता है भाई? जैसे कि सीढ़ी होती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है ना, उसी टाइप का है। फीवर राइजेस ग्रेजुअली टू ए हायर लेवल विद एवरी स्पाइक, ठीक है, देन फॉल बट डज नॉट टच नॉर्मल। और जब सीढ़ी के नीचे आते हैं तो एकदम से गिर तो नहीं जाता है ना, गिरता भी है पर नॉर्मल पे नहीं आता है, ठीक है, वो वाला बात है। हेडेक होगा, चिल्स होंगे, कफ, स्वेटिंग, मलेस। रोज स्पॉट्स की बात मैंने पहले ही बता दी थी, कहाँ पर होंगे, चेस्ट पे होगा और एब्डोमेन पे। कोटेड टंग विद रेड मार्जिन, अर्ली इंटेस्टाइन मैनिफेस्टेशन सच एज एब्डोमिनल पेन, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया एंड एनोरेक्सिया। इंपॉर्टेंट साइंस की बात करें तो हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहेगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो जीआई ब्लीडिंग, इंटेस्टिनल परफोरेशन। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम की बात करें तो ये रेयरली होते हैं सच एज डेल्यूवियम, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 10 to 14 days, ओके। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो
ब्लड कल्चर कर सकते हैं। इसमें वीक वाइज डिवाइडेड है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ मैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट है उस पर जोर डाल के बता रही हूँ मैं, और उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ब्लड कल्चर, इसमें क्या बताया मैंने, वीक वाइज सब कुछ डिवाइडेड है हमारे जो लेबोरेटरी डायग्नोसिस है। ब्लड कल्चर की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ इलनेस, इनोकुलेट इनटू BHI ब्रोथ, BHI मतलब ब्रेन हर्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ, ओके। इंक्यूबेट एट 37 डिग्री फॉर 18 to 24 आवर्स। कल्चर मीडिया यूज होंगे ब्लड अगार, XLD, DCM, मैकोंकी अगार, ओके। दूसरा हम कर सकते हैं बोन मैरो कल्चर, बहुत सेंसिटिव होता है ये, अच्छा रिजल्ट देता है, 90 to 95% सेंसिटिव माना जाता है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड से फोर्थ वीक ऑफ इलनेस में क्या करेंगे, स्टूल और यूरिन कल्चर करेंगे। सबसे पहले स्टूल की बात करें तो मीडिया कौन सा यूज होता है, सेलेनाइट ब्रोथ यूज किया जाता है, टेट्राथायनेट ब्रोथ। सब कल्चर मीडिया कौन से यूज किए जाते हैं हमारे, सब कल्चर ऑन टू मैकोंकी अगार, XLD, DCA, विल्सन एंड ब्लेयर अगार, ठीक है। यूरिन की बात करें तो मैकोंकी अगार हम यूज करते हैं। अब डी हमारा है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, उसमें ग्राम स्टेन कर सकते हैं, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है। मोटिलिटी का करेंगे तो ये मोटाइल है। बायोकेमिकल टेस्ट, यूरियस नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव, साइट्रेट नेगेटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव और कैटलेज पॉजिटिव, याद रखना। ई की बात करते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट, तो इसमें विडाल टेस्ट कर सकते हैं, टाइफाइड, डॉट, एलाइजा डिटेक्ट, ठीक है। ये एलाइजा डिटेक्ट क्या करता है, एंटीबॉडीज को, IgM, IgA को डिटेक्ट करता है। तो ये सारे हमारे टेस्ट थे। और एक और हम कर सकते हैं मोलिकुलर टेस्ट, जो कि PCR है, जो कि डिटेक्ट करेगा DNA को, वो भी अच्छा टेस्ट है। अब हम हमारा आगे बात करते हैं भाई, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को, कोई भी डाउट हो ना तो मुझसे पूछ लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये थोड़ा स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है। मैं ब्लड यूरिन स्टूल का थोड़ा थोड़ा अच्छे से बताऊंगी। तो है ना, ब्लड का क्या करते हैं, कलेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक थेरेपी स्टार्ट करने से पहले ब्लड को कलेक्ट करो। क्लीन द स्किन विद 70% एल्कोहल फॉलोड बाय आयोडीन क्लोरहेक्सिडिन। यूजेस स्टेराइल syringe and needle, collect 5 to 10 ml in adults and 1 to 3 ml in children. ट्रांसफर इमीडिएटली इनटू ए ब्लड कल्चर बोतल, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंड टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली, कीप एट रूम टेम्परेचर, रेफ्रिजरेट नहीं करना होता है ब्लड को कभी भी, डू नॉट रेफ्रिजरेट ब्लड कल्चर बोटल्स, ठीक है। यूरिन की बात करें तो क्या है, कलेक्ट अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है। क्लीन द जेनिटल एरिया बिफोर कलेक्शन, कलेक्ट इन ए स्टेराइल वाइड माउथ कंटेनर, अवॉइड टचिंग द इनसाइड द कंटेनर। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं हम, तो ये विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। इसको हम रेफ्रिजरेट कर सकते हैं अगर ये डिले हो रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस के अंदर, और प्रिजर्वेटिव का यूज भी हम कर सकते हैं जैसे कि बोरिक एसिड, ठीक है। स्टूल की बात करें तो कलेक्ट ए फ्रेश स्टूल सैंपल इन क्लीन ड्राई वाइड माउथ स्टेराइल कंटेनर, ठीक है। डू नॉट मिक्स विद यूरिन और वाटर, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सेंड इट टू द लेबोरेटरी इमीडिएटली, इफ डिले इज एक्सपेक्टेड यूज कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम। और यूरिन के अंदर हम क्या प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे थे, बोरिक एसिड, ठीक है। ब्लड को क्या नहीं करते हम, रेफ्रिजरेट नहीं करते, स्टूल को भी रेफ्रिजरेट नहीं करते, बस इसमें मीडिया का यूज कर सकते हैं, कैरी ब्लेयर ट्रांसपोर्ट मीडियम, ठीक है। फॉर सस्पेक्टेड विब्रियो कोलेरी यूज वेंकेट्रमन रामाकृष्णन मीडिया, VR मीडियम जो मैंने बताया था ना पहले, वो वाला यूज करेंगे हम इसके ट्रांसपोर्ट के लिए, स्टूल के ट्रांसपोर्ट के लिए। कीप द कंटेनर टाइटली क्लोज, ठीक है। ये था हमारा स्पेसिमेन कलेक्शन। अब हम विब्रियो कोलेरी की बात करते हैं। तो विब्रियो कोलेरी क्या है, हमारा एक्यूट डायरियल डिजीज कोज करता है विब्रियो कोलेरी। इट्स स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, जैसे टाइफाइड हमारा फैलता है सेम वैसे ही ये फैलता है। एंड कोजेज सीवियर वोटरी डायरिया, राइस वाटर डायरिया, इसका सिम्टम है, क्लिनिकल सिम्टम इंपॉर्टेंट, लीडिंग टू डिहाइड्रेशन। इटियोलॉजी की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरी, ग्राम स्टेन है इसका ग्राम नेगेटिव, फोमा शेप्ड का है, ये हाईली मोटाइल है, सिंगल पोलर फ्लैजिला है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, कैप्सूल इसमें एब्सेंट होता है। मैंने बताया था ना, मॉर्फोलॉजी में तो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो सब आप लिख देंगे ना तो सही है बिल्कुल। पोमा शेप, ग्राम नेगेटिव, मोटाइल, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। कल्चर मीडिया की बात करें तो एल्कलाइन पेप्टोन वाटर इनरिचमेंट मीडिया जो है हमारा, ठीक है, वो यूज करते हैं। TCBS अगार, थायोसल्फेट सिट्रेट, बाइल सॉल्ट, ये TCBS अगार का यूज कर सकते हैं, ये सेलेक्टिव मीडिया है हमारा, ठीक है। न्यूट्रिएंट अगार यूज कर सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो क्या क्या हम कर सकते हैं, इससे पहले लेबोरेटरी से पहले हम पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच टू इंटेस्टिनल म्यूकोसा बाय पिलाई, प्रोड्यूस कोलेरा टॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन जिसको हम बोलते हैं, टॉक्सिन इंक्रीज
CAMP, साइक्लिक AMP इन इंटेस्टाइनल सेल। इससे क्या होगा? एक्सेस सिक्रीशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इनटू इंटेस्टाइन, प्रोफ्यूज वाटरी राइस वाटर डायरिया होगा भाई, सीवियर डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो सडन onset of profuse watery diarrhea, vomiting, thirst, muscle cramp, dry mouth, sunken eyes, decreased urine output, weak pulse, सीवियर डिहाइड्रेशन और शोक जैसी कंडीशन हमको देखने को मिलेगा। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अब हम बात करते हैं तो स्पेसिमेन स्टूल सैंपल कलेक्ट करेंगे, रेक्टल स्वैब कलेक्ट करेंगे। माइक्रोस्कोपी की बात करें हम, मैंने बताया था ना, पीछे बताया था मैंने ट्यूबरकुलोसिस वाले में कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस लिखने के कुछ पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले स्पेसिमेन, उसके बाद माइक्रोस्कोपी, उसके बाद कल्चर, उसके बाद बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, ऐसे ही लिखना है। माइक्रोस्कोपी में ग्राम स्टेन शो करेगा, ग्राम नेगेटिव कोमा शेड बेसिलाई, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन शो डार्टलिंग मोटिलिटी। इसकी कैसी मोटिलिटी होता है? डार्टिंग मोटिलिटी, टूटते तारे जैसी मोटिलिटी होती है इसकी, ठीक है। डार्टिंग का मतलब ये होता है। कल्चर की बात करें तो इनरिच्ड इन एल्कलाइन पेप्टोन वाटर, कल्चर ऑन TCBA अगार, येलो कलर की कॉलोनीज देगा हमको ये। बायोकेमिकल टेस्ट की बात करें तो ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव, फर्मेंट ग्लूकोज एंड सुक्रोज इंडोर पॉजिटिव, ठीक है। सेरोटाइप की बात करें तो O1 एंड O139 सीरो ग्रुप्स आर कॉमनली एसोसिएटेड विद एपिडेमिक्स, ठीक है। रैपिड टेस्ट की बात करें तो रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट जैसे कि PCR फॉर कंफर्मेशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो ORS हम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हम दे सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हमारा विब्रियो कोलोरी। अब हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, AMR। इसका पूछते हैं, इसमें ना मैकेनिज्म ऑफ AMR पूछ लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे हुआ है, बैक्टीरिया कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं AMR होता क्या है भाई। तो AMR इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू सर्वाइव एंड ग्रो इवन आफ्टर एन एंटीबायोटिक इज गिवन। एंटीबायोटिक का असर ही नहीं हो रहा है बैक्टीरिया के ऊपर। तो इसके कॉजेज क्या क्या है? अननेसेसरी यूज करना, कोर्स को कंप्लीट ना करना, डोजेस को कंप्लीट ना करना, खुद का डॉक्टर खुद बनना, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल इन हॉस्पिटल्स, सेल्फ मेडिकेशन, तो यही सब है। तो हमको क्या करना है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर ये नहीं करना है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सब के कारण हमारा AMR होता है, तो हमको खुद का डॉक्टर खुद नहीं बनना है। वी हैव टू कंसल्ट टू द डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, ओके। डॉक्टर का कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेना है। मैकेनिज्म ऑफ AMR क्या है? अब सबसे पहला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ध्यान देना, मैं बोल रही हूँ। एंजाइम प्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंजाइम दैट डिस्ट्रॉय और चेंज द एंटीबायोटिक बिफोर इट कैन एक्ट। जैसे कि बीटा लैक्टम एंजाइम्स जो है वो ब्रेक कर देते हैं बीटा लैक्टम रिंग ऑफ पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पेरिन, मेकिंग देम इनइफेक्टिव, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया? एंजाइम प्रोडक्शन। दूसरा है चेंज इन टारगेट साइट, ठीक है। थर्ड है हमारा रिड्यूस्ड परमिएबिलिटी, ये अंदर आप पढ़ लेना, ठीक है। रिड्यूस्ड ड्रग परमिएबिलिटी। इफ्लेक्स पंप, इफ्लेक्स पंप क्या होता है ना, बाहर निकाल देते हैं दवाई को। बैक्टीरिया हैव स्पेशल प्रोटीन पंप्स कॉल्ड इफ्लेक्स पंप in their cell membrane. These pump actively push the antibiotic out of the bacterial cell, ठीक है। bypass of metabolic pathway, biofilm formation, ठीक है। तो ये सारे थे हमारे AMR इन बैक्टीरिया। इसमें समझना है तो पूछ लीजिए, वैसे मैंने सब नोट्स में अच्छे से इंक्लूड कर रखा है। अब ये है ना, मैंने देखा था कि यूनिवर्सिटी एम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स जो होते हैं एम्स के, काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया आपको बताने के लिए कि साउदर्न ब्लॉट क्या डिटेक्ट करता है, नॉर्दर्न ब्लॉट क्या करता है। नॉर्दर्न, देखो नॉर्दर्न को आप याद रख सकते हो NRI बॉय, NRI NRI। नॉर्दर्न ब्लॉट RNA को डिटेक्ट करता है, साउदर्न ब्लॉट DNA को करता है, ठीक है। वेस्टर्न प्रोटीन को करता है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रोटीन का मात्रा वो बहुत ज़्यादा खाते हैं इंडियन वर्ल्ड से, ओके। तो वेस्टर्न क्या करता है? प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। अब ये हमारा है ना बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, तो हम इसके बारे में भी अभी बात करेंगे, ठीक है। पढ़ना तो देखो हमें सब कुछ पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ छोड़ सकते हैं, तो अच्छा रहेगा कि हम अच्छे से सब कुछ पढ़ लें, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, तो व्हेन बैक्टीरियम इज इनोकुलेटेड इनटू ए सुटेबल लिक्विड कल्चर मीडियम एंड इंक्यूबेटेड, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है ना, फालतू बकवास नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे आएंगे। तो इसका जो है ना, ये ग्राफ पूछा जाता है मेनली। देखो ये ग्राफ की फोटो मैंने लगा रखी है, बुक से ली है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इसके ना 4 फेजेस होती हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज के थ्रू भी याद कर लेना, कोई भी आ सकता है भाई, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इनका। तो ये देखो ये रखा, लैग फेज, लॉग फेज, टोटल काउंट और वेरिएबल काउंट। और है ना क्या डिफरेंस होता है टोटल काउंट और वेरिएबल काउंट में? तो टोटल काउंट मतलब डेड और लिविंग दोनों, वेरिएबल मतलब जो लिविंग है,
जो लिविंग बैक्टीरिया है ना सिर्फ उनका ग्राफ दे रखा है, तो दैट मीन्स द मीनिंग ऑफ वेरिएबल काउंट। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं भाई। देखो लैग फेज में तो ये स्टार्ट ही हुआ है बनना, तो कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, क्या ही बताऊं मैं। बैक्टीरिया मैं बता देती हूँ, सॉरी ऐसा मतलब नहीं है। लैग फेज का मतलब है बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द अक्यूमुलेशन ऑफ एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स। बैक्टीरिया का साइज बढ़ेगा लैग फेज में, याद रखना। बैक्टीरिया अपना मैक्सिमम साइज अचीव करेगा एट द एंड ऑफ द लैग फेज। तो लैग फेज में क्या होता है, साइज बढ़ता है, ठीक है। अब लॉग फेज की बात करें तो स्मॉलर इन साइज एंड बायोकेमिकली एक्टिव। अब साइज इसका स्मॉलर हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो साइज तो कम होगा ही। ओके, यूनिफॉर्मली स्टेन्ड, इट इज द बेस्ट टाइम टू परफॉर्म द ग्राम स्टेन। तो लॉग फेज बेस्ट टाइम है ग्राम स्टेन को परफॉर्म करने के लिए। ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है, इसीलिए बता रही हूं, ध्यान से सुन लो, ठीक है, लिख लो कहीं पे, अच्छा रहेगा। स्टेशनरी फेज की बात करें तो क्या होता है ना इसमें, द नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल फॉर्म्ड इज जस्ट इनफ टू रिप्लेस द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई। ओके, जितने जिंदा हैं, जितने बन रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, वो वाली बात हो गई है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है ना, बैक्टीरिया बिकम ग्राम वेरिएबल, ग्राम वेरिएबल बन जाता है। ओके, more storage granules are formed, sporulation occur in this phase। this is the asked question in the university examination कि sporulation कौन से फेज में होता है, तो ये होता है स्टेशनरी फेज में, SS, स्टेशनरी फॉर स्पोरुलेशन। बैक्टीरिया प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन्स, एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरियो साइंस, ठीक है। तो ये था डिक्लाइन फेज का, इतना कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। डिक्लाइन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके होते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा बैक्टीरिया डिक्लाइन हो रहा होता है, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब भाई हमको ये सब भी पढ़ना है, हमारा हेपेटाइटिस की बात करते हैं अब हम। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान दे दे के पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। हेपेटाइटिस की बात करें तो ABCDE 5 टाइप का हेपेटाइटिस है हमारा। जीनोम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट हेपेटाइटिस बी ऐसा है जहां के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। अब इनका रूट क्या है, किसके थ्रू ये फैलते हैं, तो जो सारे के सारे, नहीं सॉरी बता रही हूँ, HAV जो है हेपेटाइटिस ए हमारा फीको ओरल, और हेपेटाइटिस ई फीको ओरल। बाकी के बचे 3 BCD वो हमारे ब्लड, सेक्सुअल रूट और वर्टिकल रूट से फैलते हैं। वर्टिकल यानी प्लेसेंटा के थ्रू, ओके, मदर टू अनबोर्न बेबी अपना, ठीक है, जो फीटस है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो एवरेज 30, 60, 90, 50, 60, 90, 40, ठीक है, ये मैंने पूरा लिख रखा है। एक्यूट कंडीशन सब में आती है। फल्मिनेंट की बात करें तो फल्मिनेंट भी सब में आती है। ओके, अब क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक A और E को छोड़ के सब में आती है। अब जहां पर क्रोनिक आ रहा है, जहां पर क्रोनिक कंडीशन आ रही है हमारी, वहां पर हमारी ये देखिए क्रोनिक कंडीशन जहां पे हमारी आ रही है वहां पे सिरोसिस हो रहा है, कैरियर स्टेट बन रही है, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा है, तो ये सारी कंडीशन देखिए, ये सब कुछ हो रहा है हमारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है इसमें वो है हेपेटाइटिस बी। मॉर्फोलॉजी की बात करें इसकी तो ओनली डीएनए वायरस अमंग हेपेटाइटिस वायरस, मैंने बताया सारे के सारे RNA वायरसेस हैं। ओनली हेपेटाइटिस बी इज द डीएनए वायरस। 3 फॉर्म्स है इसकी, स्पेरिकल फॉर्म, ट्यूबुलर और फिलामेंटस फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म और डेन पार्टिकल। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, पेरीनेटल ट्रांसमिशन। ओके, तो ये सिरिंज वगैरह से भी होता है ना, नीडल स्टिक इंजरी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उन सब से भी ये फैलता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, देखो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ये एक्यूट हेपेटाइटिस 2 फेजेस होती हैं एक्यूट की, प्री इक्टेरिक फेज, इक्टेरिक फेज। प्री इक्टेरिक में क्या क्या सिम्टम आएंगे, नोजिया वोमिटिंग आएगा। इक्टेरिक में क्या आएगा, जॉन्डिस, इक्टेरिक को ही हम जॉन्डिस बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस, ठीक है। इसमें है ना कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, 90 to 95% चांसेस होते हैं। कैरियर स्टेट 5%, क्रोनिक इन्फेक्शन 5%। क्रोनिक हेपेटाइटिस की, और फिर सेकंड होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एंटीजन मार्कर और एंटीबॉडी मार्कर्स इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे। पता नहीं इसको क्या हो रहा है यार, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो एंटीजन मार्कर और एंटीबॉडी मार्कर्स इंपॉर्टेंट होते हैं।
एंटीजन हमारे होते हैं एस और ई, एंटीबॉडी होते हैं सी ई, सॉरी बता रही हूँ, 1 मिनट, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है हेपेटाइटिस बी वायरस का। हमारे सबसे बाहर क्या होता है, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा एनवेलोप है, अंदर हमारा है कोर, ठीक है। बाहर सरफेस, सरफेस का क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन HbS, एनवेलप को क्या होगा HbAg, कोर क्या क्या होगा HbCg। अब हमारे एंटीजन है तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनेगी, HbS के अंदर क्या बनेगा एंटी HbS एंटीबॉडी, HbE के लिए क्या बनेगा एंटी HbE एंटीबॉडी। और याद रखना HbC ब्लड के अंदर नहीं आ पाता है बिकॉज ये कोर एंटीजन है, ठीक है। तो HbC एंटीबॉडी नहीं बनेगी, इसकी जगह पे IgM और IgG एंटीबॉडी बनेगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये आपको समझ में आ जाएगा, ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक सीक्वेंस भी होता है कि सबसे पहले है ना एंटीजन बनता है एस वाला सरफेस वाला, उसके बाद ई वाला, ठीक है। एंटीबॉडी सबसे पहले IgM वाली बनती है, माँ MG माँ जी, ठीक है। तो माँ सबसे पहले आती हैं, ठीक है। उसके बाद एनवेलोप वाली बनती है, उसके बाद फिर M वाली, और सबसे लास्ट में सरफेस वाली बनती है। सरफेस का एंटीजन सबसे पहले आता है बट एंटीबॉडी सबसे बाद में बनती है, ठीक है। ये कुछ लिख रखा है जैसे कि HbS-Ag का मतलब होता है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है पेशेंट के अंदर। अगर किसी पेशेंट के अंदर एंटी HbS एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब रिकवरी या इम्यूनाइजेशन हो जाता है। इसका MCQ बना हुआ है कि इम्यूनाइजेशन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटी HbS एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। HbE-Ag प्रेजेंट है तो हाई इन्फेक्टिविटी को शो करता है, एंटी HbE-Ab प्रेजेंट है तो लो इन्फेक्टिविटी को शो करता है। IgM एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है, IgG क्रोनिक इन्फेक्शन को दिखाता है। HIV की मॉर्फोलॉजी की बात करें तो स्फेरिकल होता है, 80 to 110 नैनोमीटर का साइज होता है, एनवेलप होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, HIV जीन एंड एंटीजन प्रेजेंट होता है। बता दिया था ना, अभी बताया। एनवेलप में क्या होता है, लिपो प्रोटीन, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, GP120 GP41। GP120 होता है नोब लाइक स्पाइक, GP41 होता है एंकरिंग ट्रांसमेम्ब्रेन पेडिकल। इसके अंदर लिपिड होता है, होस्ट सेल मेम्ब्रेन से डिराइव होता है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर कैप्सिड होती है जो कि आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर का बना होता है। इनसाइड इट RNA इज प्रेजेंट और वायरल एंजाइम्स इज प्रेजेंट, ओके। वायरल एंजाइम लिवर ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीज, इनके आपने 12th में भी फंक्शन पढ़े होंगे। HIV जिनकी बात करें तो अब हम HIV के ऊपर आ गए, हेपेटाइटिस कंप्लीट हो गया भाई हमारा, ठीक है। कितना मुश्किल से कंप्लीट हुआ है देखो, पर आराम से पढ़ा रही हूँ, मतलब जो भी समझना है तो पूछिएगा, डाउट जो भी है। HIV जीन्स की बात करें तो स्ट्रक्चरल जीन, नॉन स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल 3 होते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल 6 होते हैं। 3 की बात हम करेंगे, 6 इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 में क्या आता है, गैग पोल एनवेलप। पोल से क्या होगा, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंटीग्रेज प्रोटीज, जो भी एंजाइम है हमारे, वो पोल जो हमारा जीन है वो कोड करता है, ठीक है। एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन्स को कोड करता है, GP120 GP41। गैग क्या करता है, कोड फॉर कोर एंड शेल ऑफ वायरस, ठीक है। ये वही है, मैंने बताया था ना 5% वो चले जाते हैं। क्रोनिक में क्या होता है, सीरोसिस हो जाएगा, हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, तो ये वो सब है। ये हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैरियर कितना होगा, सब क्लिनिकल कितना होगा, एक्यूट कितना होगा, ठीक है, फल्मिनेंट कितना होगा, वो सब है ये। अब HIV की पैथोजेनेसिस की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, सेक्सुअल मोड होता है मोस्ट कॉमन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, परक्यूटेनियस नीडल स्टिक इंजरी, इंजेक्शन, ड्रग एब्यूज, शेयरिंग रेजर्स। पेरिनेटल मोड में क्या होता है, मदर टू फीटस, ठीक है। आफ्टर ट्रांसमिशन की बात करें तो रिसेप्टर अटैचमेंट। अब भाई ट्रांसफर हो गया है, रिसेप्टर अटैचमेंट होगा। HIV इंटर इनटू टारगेट सेल बाइंडिंग इट्स GP120 टू CD4 रिसेप्टर ऑन होस्ट सेल सरफेस। CD4 कौन से मतलब बैक्टीरियाज के ऊपर प्रेजेंट होता है, कौन से सेल्स के ऊपर, तो T हेल्पर सेल्स के ऊपर होता है, और मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस के ऊपर CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। GP120 अटैच होगा और अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड को रिसेप्टर इन एडिशन टू CD4 एक और रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, यूजुअली कीमोकाइन रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं CD4 के अलावा।
उसके बाद रेप्लिकेशन होगा, सबसे पहले फ्यूजन होगा, फॉलोइंग अटैचमेंट टू रिसेप्टर मीडिएटेड बाय फ्यूजन प्रोटीन GP41। देखो सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, सबसे पहले GP120 अटैच होगा, अटैच होने के बाद वो अंदर जाएगा, अंदर GP41 से जाएगा। अब अंदर जाने के बाद क्या होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड इंटर इन होस्ट सेल साइटोप्लाज्म, उसका अनकोटिंग होगा, 2 कॉपीज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का और एंजाइम्स हमारे रिलीज हो जाएंगे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन क्या करेगा, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देगा। इंटीग्रेस क्या करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वायरल DNA इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम। अब लेटेंसी पीरियड आ जाएगा, लेटेंट इन्फेक्शन। अब इसकी स्टेजेस होती हैं कि क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम हम देखने को मिलेंगे। तो एक्यूट HIV डिजीज फॉलोइंग इन्फेक्शन, एक्यूट HIV डिजीज में क्या होगा, HIV इज कैरीज टू द लिम्फ नोड्स वेयर फर्दर मल्टीप्लिकेशन अकर इनसाइड T हेल्पर सेल्स। HIV डिस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड T सेल एंड स्पिल ओवर इनटू ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे और जो नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग CD4 T हेल्पर सेल्स है ना, वो भी कम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, क्लिनिकल लेटेंसी पीरियड आएगा जिसको एसिम्प्टोमेटिक स्टेज कहते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ एडिक्वेट इम्यून रिस्पॉन्स, पेशेंट का इम्यून रिस्पॉन्स रिस्टोर होगा। डेवलप विद इन 1 month in most of the patient. It is a state of clinical latency but not microbiological latency. सिर्फ क्लिनिकल लेटेंसी है, अंदर वो फैल रहा है वायरस, ठीक है। persistent generalized lymphadenopathy PGL, अब क्या होगा, HIV रेप्लिकेट करेगा लिम्फ नोड्स में तो लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी। ओके, फोर्थ स्टेज है सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर वेरिएबल पीरियड ऑफ क्लिनिकल लेटेंसी CD4 T सेल्स लेवल स्टार्ट फॉलिंग, सिम्टम आएंगे जैसे कि अनएक्सप्लेन डायरिया मोर देन 1 month, वेट लॉस होगा मोर देन 10%, मैलेज होगा, नाइट स्वेट होगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें होंगी। तो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा पूरा सेशन जो है 1 शॉट वाला वो ख़त्म हो गया है। इन्फेक्शन कंट्रोल पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, हाइपर सेंसिटिविटी भी मैंने इंक्लूड कर रखा है अदर वीडियो में। तो ये पूरा एक कंप्लीट हमारा छोटा सा 1 शॉट था। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में। आगे भी ऐसा कोई 1 शॉट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कोई भी डाउट हो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।